वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस मेरिट स्कूल सिस्टम। फर्स्ट ईयर आपको मालूम है कि यहाँ पे हम एक्सरसाइज जो है वो कर रहे हैं और आज एक्सरसाइज नए चैप्टर की शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, यूनिट नंबर 9 है। स्टूडेंट इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शुरू करेंगे क्योंकि इसके MCQs शॉर्ट क्वेश्चन सारे पहले कर चुके हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ चीज़ें नीचे दी गई हैं, इनको हमने डिफाइन करना है। तो पहला है जी रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप किताब में जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन का आर्टिकल बुक के अंदर मौजूद है, उसको आपने वहाँ से रिवाइज करना है। फिर नेक्स्ट आता है रेट कांस्टेंट। स्टूडेंट रेट कांस्टेंट के जिसे कहते हैं, ये भी बाकायदा आर्टिकल है, थ्योरी का आर्टिकल है और इसको आपने वहाँ पे जाके रिवाइज करना है किताब से। नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये भी थ्योरी का आर्टिकल, तो आपने बुक में से इसको रिवाइज करना। नेक्स्ट आएगा डी पार्ट, रेट लॉ रेट इक्वेशन। तो रेट लॉ और रेट इक्वेशन जो है ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है और बुक के अंदर आर्टिकल मौजूद है, डायरेक्ट आर्टिकल पूछा गया है, तो ये भी वहाँ से आप जो है वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैटलिस्ट। तो स्टूडेंट कैटलिस्ट बाकायदा अंदर आर्टिकल है और कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक रेट ऑफ रिएक्शन को तेज़ करता है, एक स्लो करता है। और वो प्रोसेस जिसमें कैटलिस्ट यूज़ करते हैं उसे कैटालिसिस कहते हैं। फिर कैटालिसिस भी 2-3 तरह की होती है, होमोजीनियस कैटालिसिस, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं और कैटालिसिस एक ही फेज़ में उसे होमोजीनियस कह देते हैं। और वो कैटालिसिस जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटालिस्ट डिफरेंट फेजेस में हो उसे हेटेरोजीनियस कैटालिसिस कह देते हैं। फिर एक एंजाइम कैटालिसिस होती है जिसमें एंजाइम जो है वो यूज़ होता है और ये जो एंजाइम यूज़ होता है स्टूडेंट इसको हम लिविंग कैटालिस्ट बोलते हैं। और ये पेप्सन है, ट्रिप्सन है, एमाइलोप्सन है। तो ये सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं ये बॉडी के अंदर डिफरेंट काम कर रहे हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रोसेस हो रहे हैं, जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। तो बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उनमें एंजाइम जो है वो एंजाइम कैटालिसिस जो है वो चल रही है। तो ये भी किताब में आर्टिकल स्टूडेंट मौजूद है, डिटेल से वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कहता है डिफाइन द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करें। अब आपको पता है कि रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो रिएक्टेंट को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकें और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना सकें। ये जो मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाने के लिए चाहिए होती है, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये तो हो गया जी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। फिर व्हाट रोल डज इट प्ले इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ये क्या रोल अदा करती है। तो ये भी पूरा एक डिटेल एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से आर्टिकल है किताब के अंदर, स्टूडेंट आप इसे वहाँ से डिटेल से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हाउस होल्ड गैस जिसे मीथेन कहते हैं, बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है, एंड गिव्स एनर्जी, और वो हमें एनर्जी देती है फॉर आवर डेली यूज़। और ये एनर्जी हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। यानी मीथेन ऑक्सीजन में जलती है, तो चूल्हे में जो सुई गैस जलती है स्टूडेंट असल में ये वो रिएक्शन है। तो चूल्हे में सुई गैस जलती है वो मीथेन और एयर में जल रही है, तो ज़ाहिर है उसका हमारी ज़िंदगी में जो रोल है वो क्या है, खाना इससे पकता है और इसी से पानी गर्म किया जाता है, बेशुमार और काम जो हैं वो इससे लिए जाते हैं जब ये मीथेन जलती है चूल्हे के अंदर। और जब यही मीथेन जो है यानी सुई गैस चूल्हे में नहीं जलती बल्कि जनरेटर के अंदर वो यूज़ हो रही होती है, तो वो बिजली बना रही होती है। तो बेशुमार काम जो है वो हम इससे आम जिंदगी में लेते हैं। अब सवाल जो है वो नया शुरू होगा यहाँ से। कहते जी इफ़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, यहाँ से देखें, इफ़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का मिक्सचर इज़ केप्ट, रखा जाता है इन अ कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर, फॉर इनडेफिनेट पीरियड,
एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए, यानी जिसमें कोई ख़ास मुद्दत ना हो, बहुत ज़्यादा मुद्दत के लिए रखा जाता है, कहते हैं नो रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन कोई भी नहीं होता। कहते हैं ऐसा क्यों होता है, एक्सप्लेन वाई इट हैपन्स लाइक सो, एक्सप्लेन करें। सवाल फिर सुन लें। कहते हैं जब मीथेन गैस को का मिक्सचर है और उसे ऑक्सीजन में रखा जाता है, इफ़ मिक्सचर ऑफ मीथेन गैस एंड ऑक्सीजन इज केप्ट इन द कंटेनर, मीथेन ऑक्सीजन का मिक्सचर एक बर्तन में रखा जाता है लॉन्ग पीरियड के लिए, तो कहते हैं कोई भी रिएक्शन नहीं होता। तो क्या बात है जी, क्यों रिएक्शन नहीं होता? तो जवाब सुन लें। आंसर है जी कि मीथेन और ऑक्सीजन को अगर आप एक कंटेनर में रख दें तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका आंसर ये है, कहते हैं इन आर्डर टू रिएक्ट द मालिक्यूल मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। कहते हैं रिएक्शन करने के लिए मालिक्यूल को जनाब एक दूसरे से टकराना बड़ा ज़रूरी है, यानी मीथेन के मालिक्यूल और ऑक्सीजन के मालिक्यूल दे मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे से टकराएं। अब एक दूसरे से वो टकराएंगे तो क्या होगा? कहते हैं बट एनर्जी ऑफ कोलिजन में नॉट बी रिजल्ट इनटू रिएक्शन, लेकिन उनके पास जो एनर्जी होगी उससे रिएक्शन जो है वो नहीं होगा जब वो टकराएंगे। द मालिक्यूल मस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन टू फॉर्म एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। तो कहते हैं मालिक्यूल के पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो होनी चाहिए, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ताकि वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जो है वो बना सकें। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स स्टूडेंट कौन सी होती है? जिसमें पुराने बांड टूट रहे होते हैं और नए बांड बन रहे होते हैं, यानी रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और पुराने बांड तोड़ते हैं और नए बना रहे होते हैं, अभी प्रोडक्ट्स बना नहीं होता, तो इसको हम एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बोलते हैं। और फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो चाहिए होगी मीथेन को और ऑक्सीजन को, तब वो रिएक्शन करेंगे, वरना वो रिएक्शन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप कंटेनर में इन्हें लॉन्ग टाइम रख तो देते हैं, लेकिन वो रिएक्शन जो है वो नहीं करते, क्योंकि उनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो नहीं होती, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती, जिससे वो रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ये अवेलेबल ही नहीं है उनको। अगर ये अवेलेबल होगी तब वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना सकेंगे, यानी इतनी एनर्जी उन्हें मिले कि वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना सकें, यानी इसमें अपने पुराने बांड तोड़ सकें और नए बांड जो है बना सकें। तो जब इतनी एनर्जी उन्हें चाहिए होगी, यानी इससे वो क्रॉस करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी से ज़रा ज़्यादा एनर्जी उन्हें मिलेगी, तो E A एक्टिवेशन एनर्जी को कहते हैं, इस बैरियर को क्रॉस करेंगे, जितनी एनर्जी उन्हें चाहिए तो उतनी एनर्जी उन्हें आप देंगे, तब रिएक्शन होगा और तब रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तब ऑक्सीजन और मीथेन जो है वो आपस में रिएक्ट कर पाएंगे। तो सवाल ये था कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं इनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी तो फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होते, पहले एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाते हैं, इसमें पुराने बांड टूटते हैं, नए बनते हैं। तो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए रिएक्टेंट को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, और इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। वो मिलेगी तब रिएक्शन होगा, अगर वो नहीं मिलेगी तो फिर रिएक्शन नहीं होगा। इसका जवाब ये है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ स्टूडेंट आते हैं। लिखा हुआ एक्सप्लेन हाउ डज कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कहते एक्सप्लेन करें कि कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है। अब हम आते हैं कि अगर कैटलिस्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, तो फिर हम उसे कैटालिसिस कहेंगे। हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर कैटलाइज्ड एंड अनकैटलाइज्ड रिएक्शन ऑन पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। कहते हैं जी आप कंपेयर भी करें कि जब कैटलिस्ट डाल रहे हो तो कैटलाइज रिएक्शन होगा, कैटलिस्ट नहीं डालेंगे अनकैटलाइज रिएक्शन होगा, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो उस डायग्राम को भी आप एक्सप्लेन करें। तो जवाब ये है कि कैटलिस्ट जब होगा तो कैटालिसिस चल रही होगी, उस वक्त एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो मिनिमम जो है वो चाहिए होगी और रिएक्शन तेज़ चल रहा होगा, और अनकैटलाइज वो रिएक्शन होगा जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा चाहिए होगी, और कैटलिस्ट जो है वो अगर शामिल हो तो उस ज़्यादा एनर्जी को कम में तब्दील करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को फिर कम कर देते हैं, रिएक्शन को तेज़ करते हैं। अगर कैटलिस्ट नहीं होगा तो अनकैटलाइज रिएक्शन उसको हम बोलेंगे, और ये जो अनकैटलाइज रिएक्शन होगा इसमें एक्टिवेशन एनर्जी फिर जो है वो ज़्यादा चाहिए होगी, और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो फिर रिएक्शन जो है वो मुश्किल से हो पाता है। तो ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन का जो आपस में कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, तो ये बयान करें। तो स्टूडेंट हमारे पास देखें, अगर
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या ताल्लुक है रेट ऑफ रिएक्शन से, जैसे कि इस सवाल में पूछा गया है, तो जवाब ये बनता है कि अगर हम रिएक्टेंट ए और बी है सपोज, उसकी मिकदार बढ़ा देते हैं, कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, तो फिर हमारे पास ज़्यादा मालिक्यूल्स होंगे, ज़्यादा कोलियंस होंगी, और जितनी ज़्यादा इफेक्टिव कोलियंस होंगी इतना ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा, यानी प्रोडक्ट्स फिर ज़्यादा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट कहते हैं डिस्कस वाई अकॉर्डिंग टू कोलियन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन सम मॉलिक्यूलर कोलियन रिजल्ट इन अ केमिकल रिएक्शन वाइल अदर डू नॉट। कहते हैं मॉलिक्यूलर कोलियन थ्योरी के हिसाब से बताएं कि कुछ रिएक्शन में ऐसे होते हैं जिनमें जो कोलियंस हो रही होती हैं तो वो कोलियन जो हैं वो रिजल्ट दे रही होती हैं, यानी रिएक्शन हो रहा होता है, प्रोडक्ट्स बन रहा होता है। और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें कोलियंस तो हो रही होती हैं लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं दे रही, यानी प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे, दे डू नॉट फॉर्म द प्रोडक्ट्स। तो कहते हैं ऐसा क्यों होता है। तो जनाब जो आप सुन लें, ऐसी कोलियन जिसमें मालिक्यूल टकराएं और वो इफ़ेक्टिव कोलियंस ना हो, यानी पुराने बांड ना टूटें, नए ना बन सकें, तो फिर उनको हम कहते हैं इनइफेक्टिव कोलियंस। तो इनइफेक्टिव कोलियन जब चल रही होंगी तो उससे फिर एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स नहीं बनती, प्रोडक्ट्स नहीं बनता, तो रिएक्शन वाक़या नहीं होता। अब ऐसी कोलियन जिसमें मालिक्यूल टकराएं, पुराने बॉन्ड टूटे, नए बने, तो इससे फिर हम कहते हैं कि ये इफेक्टिव कोलियंस है। और इफेक्टिव कोलियन, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलियन जितनी ज़्यादा होंगी स्टूडेंट, इतना ही प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। तो डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टिव कोलियंस पे। तो इफेक्टिव कोलियन किसे कहते हैं, जब मालिक्यूल टकराएं और उनके बॉन्ड टूटें, पुराने और नए बनाएं, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाएं ताकि प्रोडक्ट्स बन सके, तो उन्हें इफेक्टिव कोलियंस कहते हैं। तो इफेक्टिव कोलियन जितनी ज़्यादा होंगी इतना ही प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। जितनी इफेक्टिव कोलियन कम होंगी इतना ही प्रोडक्ट कम होगा और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होगा। नेक्स्ट, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द रिएक्शन एनर्जी डायग्राम। तो आपने एक प्रोफाइल बनाना है, रिएक्शन प्रोफाइल, जिसमें एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो आपने शो करनी है। और ये दो चीज़ों के लिए शो करनी होगी जी, एक एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा जो होगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। फिर कहते हैं आल्सो शो द डायग्राम। तो एक डायग्राम एक और भी बनाएं जिसमें कहते हैं पोजीशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है उसकी पोजीशन बताएं। फिर बी पार्ट में कहते हैं पोजीशन ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी की पोजीशन है वो भी बताएं। फिर सी पार्ट में कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में भी बताएं। और डी पार्ट है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन का डेल्टा एच जो है उसके बारे में भी बात करें। तो डेल्टा एच का मतलब स्टूडेंट है चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन हीट, तो इसके बारे में भी बात करें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स जो सारा है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें इसको कवर करेंगे। आज जो हमने पढ़ा है इसको वापस जाके हम रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने स्टार्ट लिया था, तो स्टार्ट में ये था कि इन ऑर्डर टू रिएक्ट द मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद ईच अदर but energy of collision may not result into reaction. The molecule must energy of activation to form activated complex and cause a reaction. So, if mixture of methane and oxygen is kept in the container for a long time, they will not react with each other because there is no sufficient kinetic energy. तो इसमें स्टूडेंट ये था कि जी जब रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो आपके पास जो है रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकराते जब तक नहीं है और इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं होती तो रिएक्शन नहीं होता। फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर उनके पास नहीं है, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, तब भी रिएक्शन नहीं होता क्योंकि इससे पुराने बांड नहीं टूटते और नए बांड नहीं बनते। 3 स्टेजेस होती हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और दरमियान में होती है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। दरमियान वाली जो ट्रांजिशन स्टेट है इसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसमें पुराने बांड जो हैं वो टूट रहे होते हैं और नए बांड जो हैं बन रहे होते हैं। तो मिनिमम एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ना हो स्टूडेंट तो फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते क्योंकि एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स तक पहुंच नहीं सकते।
तो मीथेन को ऑक्सीजन गैस को अगर आप कंटेनर में बंद करके रखते हैं, रिएक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगा। स्टूडेंट यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है, इसमें कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बताएं। ये भी थ्योरी का सवाल है, बुक में दिए हुए। फिर रेट कांस्टेंट क्या है बी पार्ट में, ये भी थ्योरी का है। सी पार्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह रहा है, तो ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपने पढ़ा हुआ है। फिर रेट लॉ रेट इक्वेशन, ये भी थ्योरी का और ये भी आपने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है, ये अभी मैंने लेक्चर में बता दिए है और फिर आपने पढ़ा हुआ भी है, दोबारा आप किताब से देख सकते हैं क्योंकि थ्योरी का आर्टिकल है। फिर स्टूडेंट एक्टिवेशन एनर्जी और उसका रोल जो है वो क्या है, ये अभी इस पर बात जो है वो हुई है। और उसके बाद फिर लास्ट में सवाल था, और वो सवाल था क्वेश्चन नंबर 4 के हवाले से, और इसमें कहते हैं जी रिलेशनशिप बताएं रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन का। तो स्टूडेंट जवाब है कि इनका जो आपस में ताल्लुक है वो डायरेक्ट है। जितना आप कंसंट्रेशन ज़्यादा करोगे, कंसंट्रेशन इनका रिलेशनशिप ये बनता है कि जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा करोगे जितना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये भी हमने पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल में कवर करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।